Welcome our viewers on our show called वास्तु शास्त्र विद मयंक रावल। मैं आपकी होस्ट मेधा अंताड़ी और आप ही के साथ स्वागत करना चाहूँगी स्टूडियो में उपस्थित मयंक जी का। मयंक जी आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, बात चल रही है वास्तु के बारे में। हमने कल जाना कर्म और वास्तु एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। भाई जब कर्म की बात आती है तो इमीडिएटली हमारे माइंड में चीज़ आती है, वो है धर्म। धर्म और वास्तु भी क्या साथ में जाते हैं? सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि धर्म है क्या, वास्तु के साथ ये कैसे जुड़ा है। ये सारी बातें बताएंगे मयंक जी और आज हम एक प्लान भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक मिथ जो कि हमारे और आपके बीच में वास्तु को लेके है, इसे भी मयंक जी क्लियर करेंगे। सारी बातें इस एपिसोड में होगी। पर सबसे पहले मयंक जी, जैसे मैंने व्यूअर्स को बताया कि धर्म, तो धर्म आपके हिसाब से क्या है? धर्म के लिए अगर डेफिनेशन ढूंढने जाए तो मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी निकल जाएगी जी। और वो काम काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं, अपने हिसाब से वो धर्म को समझा रहे हैं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोई मेरे साथ में कुछ करता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो कार्य में अगर किसी और के साथ में न करूं तो वो धर्म है। एक सिंपल डेफिनेशन मेरे लिए ये है और मुझे लगता है कि सबके लिए यही धर्म होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कितनी भी डेफिनेशंस कहीं से भी किसी भी जो रिलीजियन है वहाँ से हम लाते हैं तो बेसिक यही बात समझाई जाती है कि जो इंसान है उसको कंफर्ट कैसे दी जाती है, उसको जीने का तरीका कैसे सिखाया जाता है और वो एक अच्छा आदमी कैसे बने, बिल्कुल उसके लिए रूल्स जो बने हैं उसको हम धर्म कहते हैं। मतलब कि जियो और जीने दो, सिंपल लैंग्वेज में हम यही बता सकते हैं। हाँ। तो ये तो बात हो गई धर्म की, इसको हम वास्तु के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? धर्म अगेन इट्स अ साइंस ऑफ एनर्जी। रिचुअल्स कुछ ऐसे हैं जो आपको एथिकली जीना सिखाते हैं। तो एथिकली कैसे जिया जाता है उसके प्रिंसिपल्स वास्तु में भी है और वास्तु जो है उसके जो प्रिंसिपल्स है वो भी कंफर्ट देते हैं, वो भी आदमी को सक्सेसफुल अच्छा आदमी बनाने का तरीका सिखाता है। तो दोनों जो पाथ है वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और जो एक डायरेक्शन में अगर पैरेलल भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिल ही जाते हैं। उसके जो रूल्स है वो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसलिए धर्म और वास्तु दोनों एक दूसरे से साथ जा रहे हैं और पूरक भी हैं एक दूसरे के। तो ये आपने बड़े ही सिंपल तरीके से बताया कि दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। दोनों का कार्य तो एक ही है कि मार्गदर्शन दिखाना और कंफर्ट देना। तो ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग जातियाँ आजकल जो प्रचार में आ रही हैं, तो क्या उनके भी धर्म अलग अलग होंगे? ऊपर वाले ने तो सिर्फ दो ही जाति बनाई है और वो जाति है नर और नारी, स्त्री और पुरुष जी। बाकी सारे नाम तो हम लोगों ने दिए हुए हैं। तो जो धर्म की परिभाषा है वो ये दो जाति के लिए अगर सामान्य है तब तक सही है। बाकी जो रूल्स बनाए हैं वो नीचे वाले लोगों ने बनाए हुए हैं और वो उसकी डेफिनेशन अलग करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका गोल मैंने जो बताया वही होना चाहिए जी। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि यदि वास्तुशास्त्र को ठीक से फॉलो करें तो जो नारी जाति का धर्म है वो अपने घर में ठीक से निभा सके, जैसे कि खाना पकाना है, घर के लोगों की सेवा करना है, घर के लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। अगर वास्तु ठीक है घर का तो नारी जाति अपने आप अपना धर्म ठीक से निभा पाएगी, या फिर नर जाति है वो अपना धर्म ठीक से निभा पाएगा। नर और नारी, उसके लिए भी ये रूल्स ऊपर वाले ने तो नहीं बनाए हैं, हम लोगों ने बनाए हैं क्योंकि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान है। तो अगर जो मेल पर्सन है वो पैसा कमाने के लिए जाता है तो घर को मैनेज करने के लिए कोई तो चाहिए। तो वो फीमेल मेंबर जो है उसको सपोर्ट करती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग। तो वो रूल्स हमने बनाए हैं, लेकिन वो रूल्स हम ही ने बनाए हुए हैं तो वो सार्वत्रिक है। तो उसका जो इंडिविजुअल जो धर्म आपने एक्सेप्ट किया हुआ है वो निभाना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर घर की औरत है वो बीमार है तो जबरदस्ती उसको खाना पकाने के लिए कहना चाहिए कि नहीं तू खाना पकाएगी क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। इट इज देयर ड्यूटी, नॉट रिलीजियन। राइट। अच्छा मयंक जी, ये आपने बताया कि इट्स हर और हिज ड्यूटी नॉट रिलीजियन, जैसे बताया, तो ये चीज वास्तु में कहाँ से आती है उनके लिए? बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वास्तु एनर्जी का साइंस है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसको वो अफेक्ट करता है। तो अगर आदमी पॉजिटिव सोचेगा तभी वो धर्म जो है
उसके मुताबिक ज़िंदगी जी पाएगा। तो अगर वो पॉजिटिव एनर्जी में रहता है तो उसका वे ऑफ थिंकिंग वो पॉजिटिव रहेगा, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा, वो सबको साथ में लेके काम करेगा, सबकी जो सोच है उसको समझ पाएगा। तो उसमें वास्तु के प्रिंसिपल्स बहुत ही सपोर्ट करते हैं। जैसे कि नैऋत्य में कोई कपल रहता है जी। और उसको मास्टर्स प्लेस कहते हैं, यानी घर का जो मुख्य आदमी होता है उसकी जगह कहते हैं। तो अगर वहाँ पे जो आदमी रह रहा है उसकी एनर्जी अच्छी है, उसका जो थिंकिंग है वो मैच्योर थिंकिंग है, तो सबको समझ पाएगा और उससे घर का पूरा संतुलन जो है वो अच्छे से बना रहेगा। जी जी। और जो सबसे छोटा जो मेंबर है फैमिली का वो ईशान में रहता है, क्योंकि ईशान जो है वहाँ पे जो रहता है उसके ख्यालात थोड़े फिक्स हो जाते हैं। राइट। तो अगर जो छोटा मेंबर है हाँ। वो वहाँ पे रहता है तो जो मैच्योर मेंबर है उसको समझा पाएगा, उसको मैनेज कर पाएगा। राइट। यानी हर एक के लिए अलग अलग फिक्स पोजीशन रखी गई है कि यह आदमी अगर यहाँ पे रहता है तो उसकी जो एनर्जी है वो इस तरीके से काम करेगी और दूसरे की जो एनर्जी है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, तो पूरे घर का संतुलन धर्म के मुताबिक बना रहेगा। बढ़िया बात बताई आपने कि धर्म और वास्तुशास्त्र एक दूसरे के साथ हाथ मिला के कैसे चलते हैं और हमारे घर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में। तो मयंक जी, बात चल रही है धर्म और वास्तुशास्त्र के बारे में। जब धर्म की बात आती है तो बात आती है रिचुअल्स की। तो क्या ऐसा होता है कि कुछ रिचुअल्स यदि आपने किए या ना किए तो उसका भी आपको फल भुगतना पड़ता है? जैसे कि प्रसाद है तो माना जाता है कि भगवान का जो भोग धराया हुआ प्रसाद है आप नहीं लेते हो तो आपको बहुत ही बड़ा पाप लगता है, या फिर कोई अपशगुन होता है, या वाकई में ऐसा है कुछ? अगर हम कुछ करते हैं जी तो उससे अच्छा होता है, लेकिन नहीं करते तो बुरा होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जी। अगर कोई मुझे बोलता है कि ये विटामिन्स आप लेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो चलो मैं लेता हूँ तो फ़ायदा होता है। लेकिन अगर मैं नहीं लेता हूँ तो उसकी डेफिशिएंसी इतनी बढ़ जाए कि मेरी हेल्थ ख़राब हो जाए, उतना भी नहीं होता है। तो प्रसाद जो है वो बेसिकली हम ऐसी भावना से बनाते हैं कि ईश्वर को समर्पित करना है जी। यानी थॉट ऑफ गिविंग जो है उससे प्रसाद बनता है, और थॉट ऑफ शेयरिंग जो है उससे हम प्रसाद दूसरे को खिलाते हैं। तो उसकी जो अच्छी एनर्जी है ट्रांसफॉर्म हम करते हैं प्रसाद देने और लेते टाइम। तो ये एनर्जी अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होती है तो पॉजिटिविटी आपको कम मिलती है, लेकिन हम नहीं लेते इसलिए नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। वो मेरे हिसाब से वो कन्विंसिंग नहीं लगता है। लेकिन ये शायद लोगों ने इसलिए रूल बनाया होगा कि प्रसाद वो पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ है, उसको रिलीजियन के साथ में जोड़ दिया कि अगर कोई प्रसाद नहीं ले रहा है तो उसको अंदर से एक ऐसी इच्छा हो जाए, जैसे बच्चे को बोलते हैं कि खाना खा ले वरना पीछे से डाकू आ जाएगा। हाँ। तो डर डर के हम जब तक धर्म का पालन करेंगे तब तक हम अपने धर्म को समझ ही नहीं पाएंगे। जी। फियरलेस माइंड से अगर हम धर्म को मानते हैं तभी हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, तभी उसको समझ पाएंगे। तो ये जो डरने वाली बात है उसको दिमाग से निकाल देना बहुत ही ज़रूरी है। और वास्तु की जो एनर्जी है वो उसी चीज़ में सपोर्ट करती है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है जी। वो इतनी बढ़ जाए कि आप एक अच्छे आदमी बने, आप में से जो फालतू का जो डर है जी। वो निकल जाए और उसकी वजह से सच्चा और झूठा, सही और गलत क्या है वो आप समझ पाए। पर यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद जानेंगे प्लान डिस्कशन। तब तक के लिए आप हमसे बने रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे सारे व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको बताया था ब्रेक से पहले कि आज हम कॉमर्शियल प्लान डिस्कस करेंगे हमारे शो में, जिसका नाम है वास्तुशास्त्र विद मयंक रावल। तो मयंक जी, आज हमारे व्यूअर्स में से नॉर्थ इंडिया से एक डिपार्टमेंटल स्टोर, मिनी डिपार्टमेंटल स्टोर है, इनका एक प्लान आया हुआ है, मिस्टर अग्रवाल ने भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि ये इनका जो स्टोर है इसका प्लानिंग ठीक है या नहीं। अगर प्लानिंग गलत है तो कहाँ कहाँ पे कुछ कमियां हैं, यदि प्लानिंग सही है तो कहाँ कहाँ उसकी एनर्जी और बूस्टअप करनी है। अगर प्लान को हम देखते हैं जी। तो सबसे पहला फॉल्ट मुझे ये दिख रहा है जी। कि उनका जो नैऋत्य कोना है जी। वहाँ पे खाली जगह है, यानी एल शेप का प्लान है। अच्छा।
तो नैऋत्य जब खाली होता है तो आपके बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट करता है, वो स्ट्रेस बहुत बढ़ाता है। दूसरा, आपके एक्सीडेंट्स भी होने के चांसेस रहते हैं, झगड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस टाइप का एग्रेसिव नेचर जो है वो बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है। एंट्री जो है वो साउथ सेंटर में से आती है, तो साउथ सेंटर की जो एंट्री है वो नेगेटिव मानी जाती है, लेकिन अगर वही जो एंट्री है उसको पॉजिटिव करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो वहाँ पे एक स्टोरेज आता है, जनरल स्टोरेज है, वो साउथ में हो सकता है क्योंकि साउथ जो है वहाँ पे स्टोरेज यानी कोई भी भारी चीज़ रखते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है, एनर्जी बढ़ती है उसकी। तो उनकी ग्रोसरीज जो हैं वो वहाँ पे स्टोर जनरल कर सकते स्टोरेज हैं। वहाँ पे है। हाँ। और काउंटर्स जो है, कैश काउंटर्स राइट हैंड साइड पे है यानी ईस्ट की वॉल पे है, और वो पश्चिम की दिशा में मुख रख के काम करते हैं। और पश्चिम में मुख रख के हम जो भी काम करते हैं उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। यानी कैश काउंटर्स का जो लोकेशन है वो भी गलत है, ओरिएंटेशन भी गलत है। और बास्केट्स रखने की जो जगह है वो साउथ फेसिंग है, यानी वहाँ पे जो आदमी खड़ा रहेगा वो साउथ में फेस करेगा, यानी एग्रेशन आएगा, उसको गुस्सा आएगा। तो कस्टमर जैसे ही एंटर होता है वो मुंह खराब करके उसको बास्केट हैंड ओवर करेगा, कस्टमर भाग जाएगा। So, पहला इंप्रेशन ही कस्टमर को बहुत पड़ता है खराब कि हो इसको जाएगा। इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ दिखाने में, यानी एंटर होते ही जो आपको रिस्पांस मिल रहा है वो नहीं वो मिलता नेगेटिव है, है। बिल्कुल। तो उस तरीके से भी वो गलत है। जब हम एंटर होते हैं तो वहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें एक बड़ा डिस्प्ले दिखाई देता है जहाँ वो काफ़ी प्रेशियस चीज़ें वो रखना चाहते हैं। तो वो आग्नेय कोना है, आग्नेय कोने में इतना बड़ा डिस्प्ले हम रखेंगे तो पूरा जो एरिया है उसकी एनर्जी को सप्रेस करता है। तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें अगर जहाँ पे रखनी है उसके लिए जगह है नैऋत्य। तो ओरिएंटेशन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जगह से हम देखा जाए तो उसका फ्लो भी उल्टा है, यानी अगर उसको मिरर कर देते हैं ये प्लान को तो एकदम सही हो जाएगा, यानी प्लान पूरा मिरर ही है। तो अगर काउंटर चेंज करते हैं और डिस्प्ले चेंज करते हैं तो उसके मुताबिक हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, जो कैश काउंटर्स है वो नॉर्थ फेसिंग होने चाहिए। उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें फीमेल जो है वो काम करती है। तो अगर आग्नेय कोने में जो नारी के लिए की जगह है तो वो जो औरत वहाँ पे काम करेगी, जो स्त्री काम करेगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगी। और नॉर्थ फेसिंग काम करेगी तो उनका जो कैलकुलेशन है वो भी परफेक्ट आएगा। तो दोनों ही हिसाब से वो बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। और जो बास्केट वाला काउंटर है वो अगर ईस्ट फेसिंग, क्योंकि जो पूरब की ओर काम करते हैं वो ईमानदारी दिखाते हैं, तो उसको ओरिएंटेशन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम करेंगे तो पूरा फ्लो चेंज होगा, फ्लो चेंज होगा तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ पाएगी। और पॉजिटिविटी आती है तो मैग्नेटिक पावर आता है। अभी कस्टमर्स बाहर भाग रहे हैं, उसकी वजह वो अंदर आना शुरू कर देंगे। अभी हमने बात की थी जो हमारी एंट्री और जो नैऋत्य कोने का प्रॉब्लम है उसका। तो उसके लिए जो मैंने बोला कि आप बड़ा डिस्प्ले जो नैऋत्य में रखना चाहते हैं उसके साइड में जो पश्चिम की दीवार है उसके ऊपर लाइट स्काई ब्लू कलर लगा दे। और ये जो पूरी जगह है वो जब खुले और बंद हो, यानी खुलने के तुरंत बाद और बंद होने के पहले वहाँ अगर गूगल का धूप पूरे एरिया में फैला दे तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और दूसरा, गणेश जी को अगर गुड़ का प्रसाद चढ़ा के जो मालिक और स्टाफ है वो हर रोज दिन में एक बार ले लेगा तो उससे भी उनका बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें अगर करेंगे और शिव पूजा करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये जगह चल सकती है। चलिए, तो अग्रवाल जी बहुत ही डिटेल में मयंक जी ने आपको समझाया है, ये भी साइंटिफिक तरीके से कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कहाँ कहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन लगेगा। आपने सारे टिप्स नोट कर लिए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई दुविधा है या अग्रवाल जी की तरह हमारे कोई भी व्यूअर्स को अपने घर के बारे में या फिर अपने स्टोर, शॉप, बिजनेस प्रीमाइसेस या फिर अपनी फैक्ट्री के बारे में जानना है तो आप ज़रूर से हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल्स हम आपको कार्यक्रम के अंत में दिखाते ही हैं। तो चलिए इसी के चलते लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे भ्रमणा और सत्य के बारे में और आगे जानेंगे वास्तु टिप के बारे में भी। ब्रेक के बाद हमारे सारे व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, अब समय हो चला है हमारे व्यूअर्स की क्वेरी लेने का। तो आज के हमारे व्यूअर्स है अभिषेक शर्मा जी, जो कि इंदौर से हैं। तो अभिषेक जी खुद भी आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है कि कभी कभी ऐसे होता है कि कोई आप प्लान देखो वो कम्प्लीटली वास्तु के हिसाब से नहीं होता है,
तो उसी में एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप पूरा प्लान डिस्ट्रक्ट करके फिर उस पे अमल कीजिए। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि ऐसे प्लान पूरा डिस्ट्रक्शन पे ही जाता है? इज डिस्ट्रक्शन इज द लास्ट ऑप्शन या एक और सवाल भी? मैं आपको पूछता हूँ जी कि डॉक्टर है, उसके पास आप जाते हैं और आपको वो चेक करके बोलते हैं कि चलो आपको कैंसर हुआ है और आप एक हफ्ते में मर जाएंगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अप्रिशिएट करेंगे? नहीं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, नहीं बोलेंगे ना? जी। तो उसके जैसी ये बात हो गई ना कि वास्तु में ये परफेक्ट नहीं है तो आपको वो घर तोड़ देना चाहिए। हमारी संस्कृति वो डिस्ट्रक्टिव है ही नहीं। कंस्ट्रक्टिव संस्कृति जो है तो उसमें बातें भी कंस्ट्रक्टिव ही होनी चाहिए। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं कि वो बैलेंस कर सकती है चीज़ों को। जैसे कि हम घर में घी का दिया जलाते हैं तो उससे पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। उसकी जो ऑरा होती है वो साइंटिफिकली प्रूव है कि उसकी ऑरा पॉजिटिव होती है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी रिचुअल्स, कलर्स जो है उसकी जो थेरेपी है वो हमारे यहाँ दिखाई गई है। प्लांट्स की ऑरा को पॉजिटिवली कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी बात हमारे वास्तु में बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है, तो फिर डिस्ट्रक्शन में क्यों जाना चाहिए? अगर कैंसर है, चलो आपने बता दिया कि है, लेकिन मरना कौन चाहता है? बिल्कुल। आपके पास अगर कोई ऐसी मेडिसिन है कि जो उसको जिंदा रख सके तो उसकी बात कीजिए, और भारतीय वास्तु में उसकी बातें हैं। तो डिस्ट्रक्शन इज द ओनली ऑप्शन। मेरे हिसाब से ये भ्रमणा ही है। चलिए, तो ये तो बहुत बड़ी भ्रमणा आपने दूर कर दी। ये सवाल बहुत सारे आर्किटेक्ट को भी आता होगा, कभी कभी क्लाइंट्स भी आते होंगे कि हमें लगता है कि हमने वास्तु एक्सपर्ट को कंसल्ट किया है, बेसिकली ये जो चीज़ है ओनली ऑप्शन। पर ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि हमारा ये शास्त्र है वो कभी डिस्ट्रक्शन को मानता ही नहीं, वो हमेशा सृजनात्मक ही ऊर्जा देता है। सही बात है। और ये जो चीज़ है वो फियर से आती है। डर जो होता है इंसान के दिमाग में, उससे वो सोचता है कि नहीं, अभी इन्होंने डरा दिया, हाँ एग्जैक्टली, तो डरने के बाद मुझे घर तोड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज मन में वो वहम रह जाता है कि ये घर में हम रहते हैं तो आगे क्या होगा क्या नहीं। तो फियरलेस माइंड जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप डरते रहेंगे। और कब तक डरते रहेंगे? तो डर निकालिए और जो सच्चाई है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, मयंक जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये शो ही इसीलिए बना है कि आपके मन में वास्तु को लेके जो डर है, जो मिथ है, इसे दूर कर सके और वास्तु को हम और आप सही तरीके से पहचाने। आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। उसके लिए डिटेल्स हम आपको बताते ही हैं कार्यक्रम के अंत में। पर अब समय हो चला है वास्तु की टिप लेने का। तो मयंक जी, आज हमारे लिए आप कौन सी टिप देंगे? डर से हमारी बात निकली हुई है तो उसके रिलेटेड ही कोई वास्तु टिप देनी चाहिए। बिल्कुल। जब इंसान के दिमाग में डर रहता है, फियर रहता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। उसके लिए बहुत अच्छी बात हमारे यहाँ कही गई है कि महामृत्युंजय मंत्र जो है वो अगर आप सुबह में करते हैं तो उससे उसकी स्वरोदय जो है, जिस तरीके से आप उसको बोलते हैं, आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो सब की वजह से आपकी इंटरनल एनर्जी इस तरीके से बढ़ती है कि आपके अंदर का फियर जो है वो निकाल सकता है। तो ये मंत्र आप कीजिए। वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा टिप दिया कि आपके घर में चाहे वास्तु की जो भी नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है उसको और अच्छे से बनाने के लिए और ख़ुद की भी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम ये महामृत्युंजय मंत्र हमेशा कर सकते हैं। आप भी कीजिए, मैं भी करूँगी, ताकि हमारे मन में शांति बनी रहे और बिल्कुल डर न रहे। आप यदि हमारे बारे में जानना चाहते हैं, आपके घर के बारे में, तो ज़रूर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट मयंक रावल +91 70 454 15729। ईमेल ID soham@mayankraval.com and www.mayankraval.com। आशा है आपने सारे डिटेल्स नोट कर लिए होंगे। आपके पत्र का, आपके ईमेल का या आपके फ़ोन कॉल्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है और आपने हमें बहुत सारे कॉल करके अपने प्रश्न भी हमसे रखे हैं। इस शो में हम इसको समाविष्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। पर फिलहाल तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल ऐसी ही कुछ रोचक बातें लेके हम आएंगे इस शो में। तो कल तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। Contact Mayank Raval +91 70 454 15729। Email ID soham@mayankraval.com and www.mayankraval.com।